हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ युवराज जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम को अपने पहले ही अटैम्प्ट में 28 रैंक के साथ टॉप किया है। उसके अलावा इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और इनका ये पहला ही अटैम्प्ट था, उसके बावजूद इनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। हम युवराज जी से जानेंगे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे किया, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे वे तैयारी करते थे, क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी थी उनकी। तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है और आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले युवराज जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए। थैंक यू बस भैया सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम युवराज कुमार है। मैं बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों ही मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट किया था। देन आफ्टर मैंने अपना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर से कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरा डिप्लोमा का सेशन 2020 से 23 तक था। तो सेशन तो उसमें गया। उसके बाद 24 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एसएससी के लिए। आई गॉट CPWD। दैट्स ऑल माय। अच्छा, जब आपने अपना नाम फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में देखा तो कैसा लगा आपको, कैसे सेलिब्रेशन किया आपने? फाइनल लिस्ट की बात करूँ तो उससे पहले जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो जब आंसर शीट आता है तभी मैंने घर पे बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन इस बार कन्फर्म है। आइदर आई विल गेट CWC और CPWD। मतलब कन्फर्मेशन तो CWC का ही था, बट CPWD मिल गया तो और ज़्यादा जो हैप्पीनेस होता है ना, वो चेहरे पे दिखा। तो घर वाले का हैप्पीनेस तो पहले से ही था कि चलो इस बार सिलेक्शन हो गया है। बट जो फाइनल लिस्ट में नाम आया, जब कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे इंटरव्यू देखें घर वाले, तो वो जो हैप्पीनेस होती है ना, बहुत ज़्यादा। ये तो है, उस खुशी को शब्दों में बयां करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो एक बहुत अलग ज़्यादा। ही खुशी होती है सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखना, और वो भी टॉप रैंक के साथ अपने नाम को देखना, तो बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा, आप अपना प्री और मेंस का स्कोर बताइए, आपका क्या स्कोर था? स्कोर की बात करूँ तो प्री में मेरा स्कोर था 142। हाँ, एग्ज़ैक्ट बात करूँ तो 141.8 था। और अगर मेंस की बात करूँ तो अभी तो आंसर शीट तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ, तो मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 82 मेरा सही था, विदाउट कंसीडरिंग एनी मार्क्स टू ऑल। मतलब जो आंसर जो एक्यूरेट था उसमें। उसके बाद जो करेक्शन लगे, उसके बाद तो मेरा एक बार से सिलेक्शन हुआ है। देन ठीक है, आपने मेंस के अंदर 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? नहीं, नहीं, 90 मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें अच्छा, से मेरा 90 82 सही। 90 क्वेश्चंस किए आपने? हाँ, क्या आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, आपका स्टडी प्लान क्या था, आप उसके बारे में बताइए। मैंने अपनी प्रिपरेशन डिप्लोमा के सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि डिप्लोमा में जो फर्स्ट ईयर का होता है वो पूरा नॉन टेक होता है। जिससे आपको थोड़ा-सा फॉर्मेलिटी को सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ये सब सब्जेक्ट रहते हैं। सेकंड ईयर से टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। देन मैंने उसी टाइम से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी शुरू कर दिया था। तो मैंने चेक किया था कि डिप्लोमा के बाद आखिर मैं कर क्या सकता हूँ? तो एग्ज़ाम होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किस पोस्ट पे जा सकता हूँ? देन आई गॉट SSC जेईई। तो उसी टाइम से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर। आपने प्रिपरेशन के लिए किस बुक्स को फॉलो किया, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया, आपने कोई कोचिंग ली हुई थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी की अपनी प्रिपरेशन? बुक की बात करूँ तो उस टाइम अवेलेबल नहीं था कि हाँ, मैं रेफरेंस बुक प्रेफ़र कर सकूँ, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा होता है, इतना कर पाना मुश्किल है। कोचिंग की बात करूँ तो मैंने अनअकैडमी से भी किया था, PW से भी किया था। और ख़ासकर मैंने अपना जो जर्नी शुरू किया था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संदीप जानी सर के लिए। उनका PDF जो है ईज़िली अवेलेबल है, और काफ़ी वो मतलब प्रिसाइज़ वे में पढ़ाते हैं। तो मैंने अपना जर्नी उन्हीं से शुरू किया था, और एंड भी मैंने उन्हीं के माराथन से किया। और बीच का जो मेरा जर्नी था वो PW और अनअकैडमी से। आपने मतलब जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं लगभग सभी का आपने यूज किया है। और हाँ, संदीप मेरा जाने का जैसे प्लेटफ़ॉर्म से कोई मतलब नहीं। जैसे आपने बताया संदीप जाने का, तो मेरे भी एक टाइप से फेवरेट सर हैं भी। तो शायद मुझे लगता है जितने भी सिविल के हैं सबके फ़ेवरेट हैं। काफ़ी अच्छा, अच्छे हैं, मतलब मैंने और बुक्स आपने कोई फॉलो नहीं की? नहीं, स्टैंडर्ड बुक मैंने कोई फ़ॉलो नहीं किया था। अगर प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैंने आईएएस मास्टर का पीवाईक्यू लगाया था, गेट का पीवाईक्यू मैंने लगाया था, पीएससी का मैंने पीवाईक्यू लगाया था। और यूथ का एई करके 2 वॉल्यूम आता है, जो कि बहुत पुराना ओल्ड एडिशन है, 21 या 20 एडिशन है।
वो मैंने लगाया था, फिर मैंने गुप्ता गुप्ता का भी लगाया था और एजेई का एक टेक्स्ट बुक पे आता है, वो भी मैंने लगाया। इन बुक्स को आपने एक-एक बार किया या एक से ज़्यादा बार भी रिपीट किया आपने ये बुक? नहीं, मैं जो पीएससी और गेट के बुक्स हैं, उनको मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, बट बाकी जो बुक्स थे उसको मैं अलग एक कॉपी में नोट करता था, जो भी एरर होते थे, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे, ताकि मुझे दोबारा उसको ओपन ना करना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उतना आप कर नहीं सकते हो। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या थोड़े कन्फ्यूज़न वाले होंगे, वो आप एक नोटबुक में अलग से नोट कर लेते हो। यस, टाइम मैनेज आपने करने बहुत मुझे जीके जीएस की तैयारी आपने कैसे की? जीके जी तो सर अनलिमिटेड है, इसका कोई डेफिनिट पैटर्न ही नहीं है। इसकी शुरुआत मैंने और चूँकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है सबके फ़ेवरेट खान सर से मैंने अपना शुरू किया था। लेकिन थोड़ा-सा हिंदी मीडियम में समझ पाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सौरभ सर को अप्रोच किया था, जो कि जीके जिसके लिए मैं मानता हूँ वो बेस्ट टीचर हैं। जैसे जेईई या फिर ईएसई के लिए भी वो बेस्ट है। तो मैंने शुरू से अंत तक खान सर और सौरभ सर। और रीज़निंग आपने कहाँ से की? रीज़निंग के लिए मैंने सबसे पहले तो प्रैक्टिस शुरू किया था, आर एस अग्रवाल की एक बुक करके आती है, उससे। और मैं एजुकेटर की बात करूँ तो पीयूष वार्ष्णेय सर, करियर रिव्यू उनसे मैं अच्छा, और टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट क्या आपने कहाँ से लगाए थे? इसके लिए तो एक ही मेरे पास ऑप्शन था, वो था टेस्ट बुक। इसके क्वेश्चन काफ़ी बहुत बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट होते हैं, तो टेक्स्ट बुक मैंने प्रेफ़र किया, टेक्स्ट बुक का स्टार्टिंग से काफ़ी लेकर नाम एंड। है। नाम है और उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते एक चीज़ बताइए, जो थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या हाइड्रोलिक मशीन हो गई, तो मतलब थोड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं और थोड़े क्वेश्चन भी इनसे कम ही आते हैं, तो उनकी तैयारी आपने कैसे की? हैं। और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो डिफ़िकल्ट की आप लोग बात कर रहे हो, वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जैसे स्टील हो गया, आरसीसी हो गया या फिर हाइड्रोलिक मशीन, जिसे मैंने अवॉइड कर लिया था। थोड़ा बहुत ईएसई का क्वेश्चन लगाया था जिसमें 1-2 क्वेश्चन भी आए थे मेंस में, तो मैंने कर लिया। तो स्ट्रक्चर के लिए मैंने फॉलो किया था सिर्फ़ विवेक गुप्ता, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट है। वो कंटेंट कम करते हैं लेकिन जो उनका विजुअलाइज़ेशन है वो बहुत ही बेस्ट है। ख़ासकर वो टीचिंग तो छोड़ चुके हैं, बट उनके लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए मैंने आँख बंद करके विवेक का वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो है, जैसे आपने बोला भी, तो उसका थोड़ा-सा वेटेज बहुत ही कम है। बट जो माइंड में जो सरदर्द वो देता है कि नहीं मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है वो। ये तो है। हाँ, तो एक्चुअल एग्ज़ाम है एसएससी जी, उसके अंदर आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया? ये 200 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स, कैसे टाइम मैनेज? टाइम मैनेज का मेरा सबसे बेहतर प्लान था कि नॉन-टेक और टेक्निकल 2 पार्ट में मुझे रखना है। 40 से 50 मिनट या फिर उससे कम जो भी है, उसमें मुझे नॉन-टेक को निपटा देना है। उसके बाद अगर मैं टेक्निकल पे एक बार जाता हूँ, देन मुझे मुड़कर देखना ही नहीं कि नॉन-टेक क्या होता है। टेक्निकल पे अगर माइंड गया तो फिर उसी पे बाकी पर क्वेश्चन ऐसा कोई मेरा मैनेजमेंट नहीं था। मुझे पता था अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं करूँगा, नहीं आ रहा है तो मुझसे होगा ही नहीं। मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम के टाइम मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है। तो पहले तो आपको आपने नॉन बाइफरकेट नॉन टेक्निकल को अटेम्प्ट किया था पहले आपने? क्योंकि नॉन-टेक का थोड़ा-सा आप ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन टेक्निकली थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो इसलिए नॉन-टेक में ही पहले अटेम्प्ट आप अपना डेली स्टडी का रूटीन बता सकते हैं कि भाई आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसे तो मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई रूटीन बनाया। हाँ, मुझे पढ़ना था, पढ़ने के सिवाय जो भी काम था वो मैं निपटा लेता। उसके बाद मेरे पास और कोई टाइम ही नहीं होता था। ख़ासकर मैं बताऊँ तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा किसी में टाइम जा रहा है तो वो है मोबाइल, उसमें गेमिंग, सोशल मीडिया, और मुझे इन दोनों से सख्त नफ़रत है। मैंने बचपन से लेकर आज तक ना तो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, ना मुझे गेम की लत। तो बाकी जो 24 घंटे जो ख़ासकर मोबाइल वाले लोगों के लिए बहुत ही कम दिखता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 24 घंटे। तो रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही बताया। भाई बच्चे पूछते हैं कैसे तैयारी करें, कैसे करें? अगर एक मोबाइल फ़ोन के यूज़ को, सोशल मीडिया के भी यूज़ को छोड़ दें, ज़्यादा चांस बढ़ जाएँगे आप। ज़्यादातर टाइम बच्चों का जैसे इसी में वेस्ट होता है।
अगर आपको 24 घंटे का वैल्यू अगर पता करना है, 24 घंटे होता क्या है? आप एक दिन मोबाइल छोड़ कर देखो, पता चलेगा 24 घंटे बहुत बड़ा। ये तो रिवीजन आप कैसे करते थे? रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? रिवीजन की बात करूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रिवीजन का, खासकर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूँ। नॉन टेक में आप ठीक है, थोड़ा-सा आप गैप ले सकते हो 10 दिन का, 15 दिन का, क्योंकि नॉन टेक सब्जेक्ट जो है वो डेली-डेली हमें सुनने को मिलता है। डेली की लाइफ में आप उसको देख रहे हो, बट टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसा है, आपको साइक्लिक प्रोसेस में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट पढ़ लिया मैंने, इसको छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ मैं करूँगा रिवीजन, नहीं। आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हो, रिवीजन आप करते जाओ। मतलब एक ऐसा टाइम रखो कि एक में मैं क्लास कर रहा हूँ, जो भी मेरा बचा हुआ सब्जेक्ट है। दूसरा टाइम ये रखो कि आपको रिवीजन उसमें करना ही है। आपने 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जो भी कंप्लीट किया, सबको आप रिवीजन एक साथ करते रहो, साइक्लिक प्रोसेस से करो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत। मैंने यही प्रोसेस अपना रखा। मतलब रिवीजन जो है कंटीन्यूअसली पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेरा रिवीजन रुका ही नहीं। मैंने गैप दिया ही नहीं रिवीजन में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन तो आपको 100% करते रहना पड़ेगा, और अगर आप गैप नहीं दोगे तो रिवीजन बिल्कुल आसान लगेगी, और जितना ज़्यादा गैप दोगे रिवीजन उतनी मुश्किल। बिल्कुल, आप गैप दे दोगे तो बिल्कुल ही नई सब्जेक्ट लगने लगेगी आपको। आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ पढ़ा है, बिल्कुल नया लगेगा, हर बड़ा नया। जब आप कॉलेज में थे तो उस टाइम कैसे प्रिपरेशन करते? कॉलेज के टाइम की अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सेमेस्टर में आपको कन्वेंशनल पेपर अप्रोच करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था, बट हाँ, सिलेबस दोनों का मैच ही करता है। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर में आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है, तो मैं ईज़िली मैनेज कर पाता था। ज़्यादा सिलेबस वाइड होता नहीं था। आपको अगर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो आप सेमेस्टर में अच्छा कर सकते हो। उसमें बस लिखना रहता है, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, बट मैनेज मैंने कर। एक चीज़ बताइए, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, डाटा बेस क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने कैसे सोल्व किया या फिर उनको दिया था, कैसे किया? डाटा बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें सिंपल सा है, अगर आपको आ रहा है तो आप टिक करिए, नहीं आ रहा है तो आपको उसको स्किप करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई कंटेंट होता नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। डाटा वाले क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो आप ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपने अच्छे से थ्योरी की है या कंटेंट कंप्लीट है। तो मैं मानता हूँ डाटा वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट है, या फिर आप स्किप कर, इसके अलावा आप अगर दिमाग लगा रहे हो उसमें तो फिर क्या ही। ये तो है। पढ़ाई के दौरान माइंड को फ्रेश करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आप क्या करते थे? अ, मोबाइल का तो आदत था नहीं मेरे पास प्रेस करने के लिए, तो हाँ, बचे दोस्त, उससे मैं कनेक्ट करते रहता था हमेशा, क्योंकि दोस्त भी था इसी से एनवायरनमेंट में जुड़ा हुआ था, एसएससी का भी वो प्रिपरेशन कर रहा है। माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने दोस्तों ही अप्रोच करता था, तो डिस्कशन भी अच्छा खासा हो जाता था, और दोस्तों की बातें इंजीनियरिंग की तो आप समझ ही सकते ये तो है। अ, आपने डिप्लोमा के जस्ट बाद पहले अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर कर दिया, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बच्चे तो आईआईटी से, एनआईटी से करके, बीटेक वाले बच्चे भी एसएससी जेई को क्लियर नहीं कर पाते। तो आगे का क्या प्लान सोचा है आपने? हो। आगे का तो सर मैं चाह के भी इससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि वही इसके लिए बीटेक होना चाहिए आगे के, जैसे एई के लिए या फिर पीएससी के लिए मैं जा रहता हूँ, तो मुझे बीटेक चाहिए। इसके लिए कम से कम 3-4 साल तो लग ही जाएँगे। तो अभी बस सिंपल सा है, मैं छोटे-छोटे स्टेप से ही लेकिन प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर दूँगा एएससी का। देन 3-4 साल जब ये बीटेक कंप्लीट होगा, देन आई विल गो फॉर सीए। सही सोचा आपने। वहाँ सीपीडब्ल्यूडी में तो अलाउड रहता है बीटेक करना, कोई हुँ। चिंता वाली बात है नहीं। वहाँ आप जस्ट ट्रेनिंग के बाद जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगे तो आप कर सकते हैं। ये बताइए, स्टूडेंट अपनी तैयारी के अंदर कंसिस्टेंट और फोकस्ड कैसे रह सकते हैं? कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ, कंटिन्यूटी की मैं बात करूँ, तो एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर कंटिन्यूटी नहीं है, तो बस आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो बस आपका एज 21 से 22, 23, 25 आप बस एज बढ़ाओगे, आपका सिलेबस नहीं बढ़ेगा। तो आई थिंक मेरा मानना है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको फोकस्ड रहना है
सबसे इम्पोर्टेंट है आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो। जैसे किसी का होता है फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं, उसके लिए पढ़ाई कर रहा है। किसी खुद का शौक होता है कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ, या किसी के चाचा, ताऊ या मामा अगर इसमें हैं, तो वो अप्रोच कर रहे हैं कि भाई तू भी कर। सबके अपने-अपने रीज़न हैं, तो अगर आपको वेल डिफाइंड आपके पास रीज़न है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आई थिंक मुझे लगता है फ़ोकस की कोई कमी नहीं। अगर आप फ़ोकस नहीं हो तो फिर सिर्फ एज बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस। क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारे लिख रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो उन्हीं के बारे में कि भाई आपने पहले अटेम्प्ट में कैसे किया, प्रेशर वगैरह कैसे हैंडल किया, लेकिन आपने तो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन ही कम पड़ रहे हैं आपके लिए। कोई आप मोटिवेशन का वर्ड या एडवाइस बच्चों को देना चाहो कि भाई आज जो फ्यूचर मोटिवेट एस्पिरेंट है कैसे उनको तैयारी अपनी करनी चाहिए? अ, एक चीज़ मैं पर्सनली शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने अपने पिछले सेशंस में कमेंट में देखा था। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एजुकेटर पे जाने की बजाय प्लेटफ़ॉर्म की ओर जाते हैं। जैसे मैंने भी अपने सेशन में देखा कमेंट, कोई बोल रहा है भाई तू अनअकैडमी में पढ़ा है, कोई बोला है भाई यूट्यूब पे पढ़ा है, या कोई बोल रहा है पीडब्ल्यू पे पढ़ा है। मैं बोलता हूँ भाई तुम प्लेटफ़ॉर्म तो देखो ही मत, प्लेटफ़ॉर्म अच्छे नहीं होते, वहाँ के एजुकेटर्स अच्छे होते हैं। एजुकेटर कैसे डिफाइन करना है वो आपके आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आरसीसी सेक्शन की बात करूँ, तो स्टील ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी को पता है डक्टाइल होता है, किसी को पता है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नहीं, इससे ज़्यादा भी मेटल स्ट्रेंथ वाले हैं, बट कंपैटिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस एजुकेटर के साथ आप कंपैटिबल उसके पास जाओ। प्लेटफ़ॉर्म से कोई मतलब नहीं है। आप प्लेटफ़ॉर्म के चक्कर में रहोगे तो सिर्फ कब ज़िंदगी बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, आप बूढ़े हो जाओगे। ये प्लेटफ़ॉर्म का सब्जेक्ट सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। सही बात है, जहाँ जहाँ भी आप जिस टीचर का समझ में आ रहा हो अपना उस टीचर से पढ़ो, प्लेटफॉर्म से चाहिए मतलब। युवराज जी, क्वेश्चन तो अब आपसे क्या ही पूछे, ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके लिए थे जिन्होंने 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो हम तो यही कह सकते हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये चीज़, डिप्लोमा करके पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर देना। क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या डिप्लोमा वाले क्लियर कर सकते हैं, तो भाई आपके सामने एग्जाम्पल है। उन्होंने ना केवल डिप्लोमा करके क्लियर किया बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया है। तो आप भी सर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप भी सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ले सकते हैं। युवराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और चीज़ आप शेयर करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो बच्चों के साथ, कोई बात रह गई हो। अ, मैं डिप्लोमा वालों के लिए पॉइंट आउट करना चाहूँगा एक बात। सबसे पहले हमारे लिए वरी आती है, मतलब डर लगता है। मुझे कम्पीट करना है किससे? कुछ एमटेक किए हों, जैसा कि पहले आपने भी पॉइंट आउट किया था। आईआईटी के भी बंदे हैं, एनआईटी के बंदे हैं, और मैं डिप्लोमा से। थोड़ा-सा मोटिवेशन की कमी हो जाती है, बट आप इसको इस तरह से टैकल कर सकते हो। आपको ये मान के चलना है, कि वो बीटेक करके जिस तैयारी करे, जिस प्लेटफ़ॉर्म की तैयारी करे, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करे, आप डिप्लोमा से कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उनसे बेस्ट हो, क्योंकि आप कम एजुकेशन पे भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस पद पे भी जा कर के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस तरह से आप खुद को जस्टिफ़ाई करके और खुद को मोटिवेट कर सकते हो। वरी नहीं करना है, कॉम्पिटिशन है, लेकिन सिलेबस सबके लिए सेम ही होता है। उनके लिए भी वही सिलेबस है, आपके लिए भी वही सिलेबस। आप भी कर सकते हो, हर कोई कर मैं कोई ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बेस्ट नहीं हूँ। आप में ही से निकल कर हर कोई आता है। मैं भी ये तो है। युवराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और आप सभी स्टूडेंट भी सर से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो कैसे प्री। आई होप हाँ, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद। थैंक यू।